ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। आज या तो ये फोन और ये घंटियां रहेंगी या फिर मैं रहूंगा। बस बहुत हो गया। रोज रोज का नाटक ये। आज सब कुछ खत्म कर दूंगा। खत्म। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। मेरा नाम मानस है। ये सारा पागलपन शुरू हुआ 2 हफ्ते पहले ही, जब कभी भी अचानक से फोन बजता या चीजें अपनी जगह से कहीं और मिलती। लेकिन हद पार हुई कल, जब मेरी तबीयत थोड़ी खराब लगी और मेरी बीवी श्रेया शहर के बाहर गई हुई थी उसके स्कूल की पिकनिक पे, तो मैं जल्दी घर आया। स्कूल के बाद मेरा 4 साल का बेटा चिंटू घर पे अकेला होगा तो मैं आकर देखभाल कर लेता उसकी। यही सोचकर मैं जल्दी जल्दी ऑफिस से घर भी आया। दरवाजे को खोलकर जूते उतार के बैग को रखा तो देखा चिंटू सामने सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो नशे में था। चिंटू जो मेरे घर में घुसते ही पापा पापा करता हुआ मेरे सीने से लग जाता था, उसने वहीं सोफे पर बैठे बैठे नजर उठाकर मुझे देखा और फिर नजर घुमा के सोफा सेट की भारी भरकम कुर्सी को देखा। कुर्सी को देखते देखते ही उसने अपना हाथ उठाया और एक उंगली से कुर्सी की तरफ इशारा किया और हाथ को जरा सा हिलाया और हाथ के इशारे के मुताबिक ही कुर्सी भी जरा सी हिली। मेरी तो आवाज हालत में फंस गई। हाथ पैर कांप उठे और मेरा बच्चा मुझे छीनता हुआ दिखाई दिया। करूं तो क्या समझ नहीं आया, इसलिए बस मैं जोर से चीख पड़ा, चिंटू! चिंटू! और चिंटू जैसे निढाल सा होकर सोफे पे ही बेहोश होकर गिर पड़ा। पसीने से पूरा बदन उस छोटे से बच्चे का तर-पतर हो चुका था। मैंने चिंटू को गोद में उठाया और उसके कमरे में ले जाकर उसे लिटा दिया। उसे लिटाते ही मेरी नजर पड़ी पलंग के पास पड़ी ढेर सारी गुड़ियों खिलौनों पर, तो गुस्से से खून उतर आया था मेरा। आज तो बस सब कुछ खत्म ही कर डालूंगा मैं। मेरे चिल्लाने से चिंटू की बेहोशी भी टूट गई थी। मैंने सारे खिलौने उठाए और उन्हें लेकर बाहर जाने लगा। पीछे पीछे चिंटू भी आने लगा। मैंने सारे खिलौने और डॉल्स फेंके और उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीछे खड़ा चिंटू अपने खिलौनों और डॉल्स को जलता देखकर रोने लगा। लेकिन उस छोटे से बच्चे को कहां से समझ आता कि उसका बाप उसका भला ही चाहेगा ना। जो चीजें अपने आप जगह बदल रही थी मेरे घर के अंदर ही, वो यही सब खिलौने और डॉल्स ही थी। सारे दिन में कहीं भी रखो, रात में एक बार चिंटू के कमरे में झांक के भी देख लो तो भी सुबह उठ के देखने पर चिंटू के पलंग के आस पास ही होते थे ये सारे खिलौने हर रोज। इसलिए मैंने इनमें आग लगा दी और चिंटू को उसके कमरे में वापस सुलाकर अपने कमरे में लेट गया। बहुत थकान सी लग रही थी, नींद भी लेटते ही आ गई और कुछ देर सोते ही एक आवाज ने
परेशान कर डाला और ऐसा परेशान किया कि मेरी नींद खुल गई। उठकर पूरा कमरा छान मारा, लेकिन पलंग के पास वाली खिड़की हो, बाथरूम या कमरे का दरवाजा हो, यहां तक कि अलमारी का दरवाजा खोलकर भी मैंने देख लिया, कहीं कुछ नहीं था। चिंटू भी अपने कमरे में सो रहा था और आवाज मेरे कमरे में से ही आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना और तब समझ आया कि आवाज दरअसल दीवार में ऊपर बने छज्जे से आ रही थी, जिस पर अलमारी की तरह लकड़ी के दरवाजे लगाकर बंद करके रखा गया था। मैंने लंबी वाली सीढ़ी जैसी स्टूल उठाकर छज्जे के पास लगाई और उस पर चढ़कर जैसे ही छज्जे का दरवाजा खोला, एक बड़ा सा चूहा मेरे ऊपर बस गिरने ही वाला था, जिसे देख के मैं हड़बड़ाकर स्टूल समेत गिर पड़ा। इतनी तेज कमर में चोट लगी थी कि क्या कहूं। 2 मिनट तो लगे पूरी सांस वापस आने में। जब थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो मैं उठा, एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में एक डंडा लेकर मैं वापस स्टूल पर चढ़ने लगा और टॉर्च जला के स्टूल पर चढ़ के जैसे ही मैंने छज्जे के दरवाजे से अंदर सर बढ़ाकर झांका तो मैंने देखा वो बड़ा सा चूहा तड़प रहा था और उसके तड़पने की वजह उस चूहे की गर्दन पे दिख रही थी। एक हाथ था जो उसका गला घोंट रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी ऊपर की तो बस एक झलक में ही दिखा। एक आदमी उस चूहे का गला दबाए हुए उसका दम घोंटे दे रहा था और मुझे देखते ही वो आदमी घुटनों और हाथों के बल किसी वहशी जानवर की तरह दंदनाकर आगे मेरी ओर आने लगा और चीखता रहा। मैं दोबारा गिरता तो कमर तोड़ लेता अपनी। इससे पहले दरवाजा मैंने पकड़ लिया और उसी के सहारे खुद को संभाल के छज्जे का दरवाजा मैंने तुरंत बंद किया। अपनी सांसें वापस फेफड़ों में भरी थी कि एक आवाज सुनाई दी नीचे से। नीचे घूम के देखा, मेरी आंखों के सामने मैंने देखा कि चिंटू मेरे कमरे में अपनी लकड़ी के पहिए वाले खिलौने पर उसी बड़े से चूहे को लेकर दौड़ रहा था और वो चूहा मरा हुआ था। ये देखते के साथ ही मैं चिंटू पर तुरंत चिल्लाया, चिंटू क्या कर रहे हो ये? चलो भागो यहां से वरना टांगे तोड़ दूंगा। और एक बात कान खोल के सुन लो, अपने कमरे से बाहर कदम मत रखना। चिंटू छोटा सा बच्चा रोता बिलखता चला गया अपने कमरे में। मैंने पूरे घर का एक चक्कर मारा, एक मोटा सा डंडा अपने साथ लेकर मैं आकर अपने कमरे में लेट गया। नींद बहुत गहरी तो नहीं थी, पर हां अच्छी खासी आ रही थी। सोते सोते ही मुझे अपनी बीवी श्रेया की आवाज चिंटू के कमरे से आती हुई सुनाई दी, जो कह रही थी कि चिंटू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो रही है। चिंटू इतना बीमार था कि उठ नहीं पा रहा और बुरी तरह तड़प रहा था। अच्छा ही हुआ कि श्रेया जल्दी लौट आई। मैं परेशान तो था ही, तुरंत उठा और चिंटू के कमरे की ओर भागा,
लेकिन मेरे कमरे से निकलते ही, चलो अच्छा ही है, श्रेया चिंटू के पास थी ही और दरवाजे पर जो भी है उससे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। यही सोचकर मैंने दौड़ के दरवाजा खोला तो मेरे सामने श्रेया खड़ी थी। पर मैंने तो अभी अभी श्रेया की आवाज चिंटू के कमरे में से आती हुई सुनी। मैंने कहा चिंटू, और इतना कह के मैं चिंटू के कमरे की ओर भागा। मेरा ऐसा हाल देखकर श्रेया भी मेरे पीछे पीछे भागी और हमने चिंटू के कमरे में जाके देखा, उससे एक ही पल में हमारी दुनिया उजड़ गई। श्रेया चीख मार के वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं बस इतना चाहता था कि कोई मुझे जगा के कहे कि ये सब एक ख्वाब था, क्योंकि मेरे सामने मेरे 4 साल के चिंटू की लाश पड़ी थी। उसके हाथ पैर पूरी तरीके से मुड़े हुए थे, आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर थी और मुंह खुला हुआ था। मेरा चिंटू मर चुका था और उसके सर के ऊपर दीवार पे कुछ उसी के थोड़े बहे हुए खून से लिखा था 3 - 1 = 2। ये मेरे साथ हो सकता है, ऐसा सोचना भी नामुमकिन था मेरे लिए। चिंटू को दफना के मैं घर लौटा तो देखा श्रेया रो रो कर बेहाल होकर सो चुकी थी। पहाड़ तो मेरे ऊपर भी टूटा था। मैं भी बिस्तर पर जाकर लेटा तो कुछ ही देर में नींद आ गई। नींद में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला घोंट कर मुझे मारना चाह रहा है। सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और जब मैं खुद को झटक कर उठा, देखा श्रेया नहीं थी। जरूर वही थी जो मेरा गला दबा रही थी। श्रेया को बाहर डाइनिंग हॉल में देखकर मैं जोर से चिल्लाया, श्रेया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरा गला क्यों दबा रही थी? बेटा नहीं रहा तो क्या मुझे भी मार डालोगी? क्या तुम मुझे भी मार डालोगी? तो वो पलटकर मुझ पर चिल्लाई कि चिंटू मेरी वजह से मारा गया। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मेरे जिगर के टुकड़े चिंटू की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं पलटकर श्रेया पर चिल्लाऊं इससे पहले ही कोई जरूर अफसोस जताने आया होगा। यही सोचकर मैं दरवाजा खोलने को आगे बढ़ा और दरवाजे के आई होल से झांक कर देखा तो मेरा बदन एक पल में बर्फ के जैसा ठंडा पड़ गया। बदन पे हजारों छिपकलियां रेंग रही हो ऐसा लगने लगा, क्योंकि मेरे दरवाजे के ठीक बाहर मिट्टी से सना हुआ मेरा चिंटू खड़ा था। मेरी आवाज गले में ही फंस गई थी और मेरा हाल देखकर श्रेया दौड़ी दौड़ी आई और आई होल से झांकते ही उसे रत्ती भर डर या घबराहट नहीं हुई, बल्कि उसने तुरंत दरवाजा खोला और चिंटू को सीने से लगाकर रो पड़ी। उसे चूमने लगी और कहा, क्या करता रहता है तू भी? देख कितनी मिट्टी लगी है, चल नहला दूं तुझे, चल। इतना कह के श्रेया चिंटू का हाथ पकड़ के उसे बाथरूम ले जाकर नहलाने लग गई और मैं चिल्लाता रहा, श्रेया नहीं, श्रेया रुको, श्रेया वो चिंटू नहीं है, श्रेया चिंटू मर चुका है, श्रेया चिंटू को अपने हाथों से दफना कराया, श्रेया छोड़ो उसे, श्रेया छोड़ो उसे, श्रेया मत ले जाओ उसे वहां। मेरे
इतना कहते कहते ही श्रेया ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। मुझे अब श्रेया की फिक्र सता रही थी। मैंने दरवाजे को तोड़ने के लिए 2-4 बार मारा तो दरवाजा टूट गया। अंदर देखा तो श्रेया एक खिलौने को नहला रही थी। उसे किसी तरह घसीटकर बाहर लाया तो वो चीख चीख कर रोती रही, लेकिन फिर मुझे अपने बच्चे को नहलाना है, बाहर आकर बस इतना बोली कि बस 1 मिनट अकेला रहना चाहती थी वो, और वो इतना कह के बाथरूम में वापस चली गई। मैं खड़ा श्रेया के लौटने का इंतजार कर ही रहा था जब अंदर से आवाजें आई। मैं तुरंत अंदर देखने भागा कि श्रेया चीख क्यों रही थी। जाकर देखा उसने मेरी बची खुची दुनिया भी उजाड़ कर रख दी। श्रेया अंदर बाथटब में पड़ी थी और उसका हेयर ड्रायर टूटा हुआ पानी में गिरा हुआ था, जिसकी वजह से बिजली के झटकों से कुछ ही मिनटों में श्रेया भी मर चुकी थी। मैं उसे आंख में आंसू लिए देख ही रहा था जब बस उस दिन के बाद से ही ये सारे फोन रह रह के बज रहे हैं, और फोन उठाओ तो दूसरी तरफ से मेरी श्रेया और मेरे चिंटू के रोने और मेरे पिताजी के हंसने की आवाजें आती है। मेरे पिताजी ने मां को मेरे बचपन में ही किसी दूसरी औरत के चक्कर में जहर देकर मार दिया था। मां की जायदाद के लिए उन्होंने मां से शादी की थी। मैं बड़ा हुआ तो मेरी कमाई भी शराब और अय्याशी में उड़ाने लगे। हद तो तब पार हुई जब एक दिन मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा मेरे पापा श्रेया के साथ में जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने हाथ देखा ना तो हाथ में जो आया उसी से उनके सर पे 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर तब तक मारता रहा जब तक उनकी सांसें न रुक गई। उनकी मौत के लिए मैं फंस जाऊं, इससे पहले ही मैंने उन्हें ले जाकर छत से धकेल दिया। एक्सीडेंट का केस बना और मैं पुलिस से तो बच गया, लेकिन मरे हुए मेरे बाप ने बचपन से लेकर अभी तक मेरी हर खुशी निगल ली। मैं सर पे हाथ रख के बैठा ही था जब आवाज सुनकर स्टूल लगाकर चढ़ा और मैंने दरवाजा खोलकर दीवार की अलमारी में देखा। रोते हुए श्रेया और चिंटू के साथ हंसता हुआ मेरा बाप बैठे बैठे फोन पे नंबर डायल कर रहे थे और मुझे देखते ही मेरे गले में फोन का तार डालकर मुझे लटकाकर मार दिया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।